Hi everyone, welcome to all. This is Sesram Verma and today I will discuss about the analysis of the trust structure. इसके पहले हम लोगों ने ट्रस्ट स्ट्रक्चर का एक पार्ट डिस्कस कर रखा, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। सो आई विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द ट्रस्ट स्ट्रक्चर। तो इसको देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से चीज़ें यहाँ पर कोरिलेट होंगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनल मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो हम लोग मेथड्स डिस्कस करते हैं वो आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक पहला है आपका जॉइंट मेथड और एक है हमारा सेक्शन मेथड। तो जॉइंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक जॉइंट को कंसीडर करते हैं। कंसीडर ईच जॉइंट ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट स्ट्रक्चर। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कट a section and through which the forces in the members of trust structure is calculated, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, कुछ बेसिक है जो आपका पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है, कंसीडर ऐसा लिखते हैं, नॉट मोर देन टू अननोन मेंबर्स फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड एट अ जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक जॉइंट पर हम लोग दो मेंबर से ज्यादा अननोन फोर्सेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें क्या है, नॉट मोर देन थ्री मेंबर्स can be solved. Three members unknown forces can be solved, can be calculated by considering a section, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमें कौन से जॉइंट को कंसीडर करना है या कहाँ पर कैसा सेक्शन कट करना है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दो अननोन से ज्यादा आप कैलकुलेट यहाँ पर नहीं कर सकते और थ्री मेंबर्स में अननोन फोर्सेस से ज्यादा कैलकुलेट हम लोग यहाँ नहीं पे कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, जब ये आपका दो अननोन हुआ तो यहाँ पर दो इक्वेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर तीन मेंबर्स अननोन फोर्सेस है तो यहाँ पर थ्री इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन जो होगी वो हमारी समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। हम लोग जानते हैं, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे ट्रस्ट स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू पिन जॉइंट, और हम लोग जानते हैं हर एक पिन जॉइंट पर मोमेंट आपका जीरो होगा। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ एम एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जॉइंट लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी जॉइंट पर अगर आप मूवमेंट ले लीजिएगा तो हमेशा आपका क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करना, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन स्ट्रक्चर एंड इन दिस ऑल्सो वी आर टॉकिंग द प्लेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जॉइंट मेथड में जो फोर्सेस सिस्टम होगा, जो हमारा फोर्सेस सिस्टम होगा विल बी concurrent, और यहाँ पर जो होगा वो फोर्सेस सिस्टम
नॉट कॉन्करेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कंकरेंसी होगी और यहाँ पर आपकी नॉन कंकरेंसी होगी, तो इस बात को ध्यान रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर एक ज्वाइंट को कंसीडर करेंगे और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कट करेंगे, तो ये हमारा एक सिंपल मेथड होगा। ठीक है, तो ज्वाइंट मेथड में दिस मेथड इज सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पर टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, और ये तो मेथड सिंपल है ही। ठीक है, कि ज्वाइंट को आप कंसीडर करिए, दो मेंबर में फोर्सेस निकालिए, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है। ये ठीक है, यहाँ पर डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसमें आपको सेक्शन कट करने में डिफिकल्टी टू डिसाइड द सेक्शन। ठीक है, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो इस मेथड में आपकी डिफिकल्टी तो होगी, कब आपकी डिफिकल्टी होगी, जब हम लोग सेक्शन को डिसाइड करेंगे, लेकिन वहां पर टाइम की कंज्यूमिंग बहुत कम होगा और यहाँ पर टाइमिंग कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने फेवर के लिए हम लोग दोनों मेथड को कभी ना कभी, जैसे हमारे यूज करना हो तो हम लोग दोनों मेथड यूज कर लेंगे। अगर हम लोग दोनों मेथड को यूज करेंगे तो हमारी जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करना वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने ज्वाइंट मेथड से प्रीवियस सेशन में देखा था और हम लोगों ने वहां पर दो मेथड डिस्कस किया था। एक जनरल मेथड देखा था और एक हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन देखा था। तो हमारा जो एप्लीकेशन वाला था वो टाइम बहुत कम ले रहा था थ्रू द ज्वाइंट मेथड। ठीक है, लेकिन वहां पर आपके पास डिफिकल्टी ये थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये था कि वहां पर जो भी हमने कंसीडर किया था वो हमने आपको कंसीडर किया था फोर्सेस जो थे आपके, यानी जो मेंबर्स थे वो इंक्लाइन थे 45 डिग्री पर। जब हम लोग 45 पर कंसीडर करते हैं तो साइन थीटा और कॉस 45 दोनों की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है। तो कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2। तो यहाँ से हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन अगर यही साइन 630 जैसे हो जाए तो साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होता है और आपकी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाता है और ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो अगर हमारा साइन थीटा के अलावा 45 के अलावा और भी एंगल हो तो हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन डिफिकल्टी होगी तो उसको हैंडल हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 45 वाला एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि हमारा एग्जाम में मोस्टली केसेस में, ठीक है, 100% में से 95% आपका जो क्वेश्चन आता है वो 45 डिग्री पर ही क्वेश्चन मोस्टली देता है। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 45 डिग्री पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा थोड़ी सी कैलकुलेशन में इजी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर वो पेपर सेट इस तरीके से बनाया है कि आपका टाइम लगे तो आपको 30 और 60 डिग्री पर ही वो देगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास जो भी हमने सीखा वो उसका क्लियर हो जाए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, ये आपका ट्रस स्ट्रक्चर है या पिन जॉइंटेड फ्रेम है, ये समथिंग ऐसा हो गया, ये समथिंग ऐसा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया P का, ये आपका L है, ये भी आपका L है, ये भी आपका L है, करेस्पॉन्डिंग ये सारे L। ठीक है, और ये आपका सिंपली सपोर्टेड है और ये आपका रोलर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक वर्टिकल मेंबर कनेक्टेड है, ये वर्टिकल मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A B C D E। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि हर एक मेंबर में फोर्स कितना होगा। कैलकुलेट द फोर्सेस इन ईच मेंबर। कैलकुलेट द फोर्सेस इन ईच मेंबर्स। ठीक है, हर एक मेंबर में आपका फोर्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना है तो इसके पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ
जीरो फोर्सेस इन द मेंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फोर्सेस इन द मेंबर्स, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पर देखना है इसको। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो फोर्सेस मेंबर्स में, तो आप सबसे पहले ऐसा लिखिएगा, पहला केस फर्स्ट, यानी हम लोग फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। अगर केस फर्स्ट में यानी एक लाइन है, यानी मतलब यहाँ पर मान लो कि ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए, ये आपका बी है, यानी ओ ए मेंबर और ओ बी, यानी इस ओ ज्वाइंट से दो मेंबर कनेक्टेड है, एक ओ ए है दूसरा ओ बी है, और ये कंटिन्यूअस नेचर में है। मान लो कि यहाँ पर एक वर्टिकल मेंबर ऐसा कनेक्ट हो रहा है, ऐसा ओ सी में। ठीक है, तो हमेशा फोर्सेस ओ सी में आपका जीरो होगा, तो एफ ओ सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, या तो आप याद कर लेना। अगर हमें डिस्कस करना होगा तो मैं ज्वाइंट मेथड लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और जब भी आपका देखूंगा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एट दिस ज्वाइंट, ठीक है, तो ये पॉजिटिव अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड आपका निगेटिव जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा एफ ओ सी, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, तो ये आपका एफ ओ सी कितना जाएगा, जीरो जाएगा। एक बात और यहीं पर ध्यान दे दीजिए, अगर यहाँ पर मान लो 100 किलो न्यूटन लोड लगा होता तो वो 100 आपका एफ ओ सी को ट्रांसफर कर देता। दूसरी बात कि जो ओ ए मेंबर में फोर्स जाएगा वो डायरेक्ट ओ बी मेंबर को वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हो गया। सेकंड केस की हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि ये ऑलरेडी कोई एक मेंबर, जिसको जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये हमारा ओ ज्वाइंट हो गया, दिस इज द ई ज्वाइंट, दिस इज द बी ज्वाइंट, and corresponding inclined member is also connected to this joint. Suppose that this is the theta and this is the OC member. So we will see that the component of this member will be like this. Okay, that this will be like this, like that. Consider that the forces in this member is the FOC. Okay, if we will see that the forces component in this direction will be FOC, here not given theta, and the theta is given from the horizontal to this line, so always we consider that here is no theta. So during the component, the axis from where the theta is not given, the component of that line will be always in the sine formation. So FOC sine theta, and corresponding this horizontal will be FOC cos 45, because cos is taken where the angle is given from that axis। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस से आपका थीटा गिवन था, तो इसलिए हमने यहाँ पर cos थीटा दे दिया। यहाँ से आप ये थीटा, यहाँ से आपका थीटा नहीं गिवन था इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, तो इसको हमने क्या दे दिया, साइन दे दिया। तो जब भी इन फ्यूचर अगर मैं बात करूंगा कि इसका जो कंपोनेंट जाएगा, तो हमेशा इस ज्वाइंट पर वर्ड एक आपको क्या लूंगा, ज्वाइंट मेथड कट करूंगा। जब आप ज्वाइंट मेथड कट करोगे तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसमें आपका फोर्स जाएगा, तो ये हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी मैं यहाँ पर आपको बनाऊं ऐसा, तो आप समझ लेना कि इस मेंबर में आपकी फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी एफ ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड केस नंबर आपका ऐसा है कि मान लो ये खुद ही इंक्लाइंड और इसके एक नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो ओ ए बी एंड करेस्पॉन्डिंग, तो जब ये ऑलरेडी इंक्लाइंड है, यानी यहाँ से आपको थीटा गिवन होगा, यहाँ से कुछ वगैरह थीटा गिवन होगा, तो हमेशा देखेंगे कि सम ऑफ द फोर्सेस एट दिस जॉइंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो एफ ओ सी इक्वल टू ऑलवेज जीरो, तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। चौथा केस आपका ये है, यानी एफ ओ सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जो ओ ए में आएगा वो ओ बी को ट्रांसफर कर देगा, डायरेक्शन आपका सिमिलर डायरेक्शन। अगर यहाँ पर इस पॉइंट से ओ ए की तरफ जा रहा तो ओ बी की तरफ फोर्स जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपका ये है, ऑलरेडी ये इंक्लाइंड है थीटा से। ठीक है, तो ये जॉइंट आपका ओ, ये जॉइंट है ए, ये जॉइंट है बी, और ये जॉइंट है आपका सी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ से ओ से ए बी सी, ठीक है, तो जब मैं कंपोनेंट करूंगा इसका वर्टिकल, तो ये आपका सिमिलर यही केस बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा एफ ओ सी, दिस इज द साइन थीटा। सो जब हम लोग देखेंगे सिमिलर ये केस बन जा रहा है, तो ऑलरेडी इस केस में जीरो था। ठीक है, तो ये फोर्स में कितना जाएगा, जीरो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी जीरो होगा तभी जीरो जाएगा, अदरवाइज साइन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड देगा, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब एफ ओ सी ऑलवेज जीरो। सो दिस टर्म। ठीक है, तो ये चार केसेस हमने बताया, ये चार केसेस आप ध्यान रखना, देखना अभी हम लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट क्लियर। चलिए, अब आप देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी सारे को मैं इरेज कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर अब मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले अपना काम होगा सपोर्ट रिएक्शन निकालिए, और उस सपोर्ट रिएक्शन के बेसिस पे हर एक ज्वाइंट को कंसीडर करके या सेक्शन को कंसीडर करके, अभी हम लोग ज्वाइंट मेथड सीख रहे हैं, सेक्शन मेथड हम लोग बाद में सीखेंगे। तो हर एक ज्वाइंट को कंसीडर कर लीजिए और वहां से क्या करिए, आप फोर्सेस हर मेंबर में कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से कैलकुलेट करिएगा जहां पर आपका सुटेबिलिटी ज्यादा हो, जो आपका सुटेबल ज्यादा हो उसी के अनुसार करना। अब ये नहीं कि जो हमारा सुटेबल ना हो या जिसके बारे में हम लोग जानते ना हो उसको कंसीडर कर लें। तो हम लोग को ऐसा कंसीडर नहीं करना है, हम लोग को वही कंसीडर करना है या हमको वही कंसीडर करना है जिसमें आपके पास सिंप्लिसिटी हो। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, तो ऐसा अपन को करना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर ये करना है कि देखो, सबसे पहले आप सपोर्ट रिएक्शन निकालिए। तो इस एंटायर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पर आपका फोर्सेस जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये आपका हिंज सपोर्ट होगा, तो यहाँ पर एक एच ए डेवलप होगा और करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वी डेवलप होगा और करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वी डेवलप होगा। एंटायर सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो एच ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, और ये भी आपका एल है, ये भी आपका एल है। तो वी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से एक बीम मान ले रहा हूँ। ठीक है, हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, जब भी आपका ट्रस का केस हो ना, आप हमेशा एक बीम मान लिया करिए। ठीक है, बीम पे आप लोड डायरेक्ट ट्रांसफर कर लीजिए। मान मान लिया कि ये लोड हमने ट्रांसफर कर लिया, ये आपका आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो यानी एफ पॉइंट पर हमने ट्रांसफर कर लिया, और यहाँ पर हमने लिखा वी ए और यहाँ पर हमने लिखा वी बी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, एल है, और ये डिस्टेंस आपका एल है। ठीक है, तो वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई ए से बी के बीच में टोटल डिस्टेंस। तो एल टू एल कैंसिल, इसका मतलब कितना हो जाएगा, पी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सो वी बी इज इक्वल टू सिमिलर, ये आपका कितना हो जाएगा, पी इंटू एल डिवाइड बाई टू, means this magnitude multiply with this distance divided by overall distance. So directly we can say that the entire value VB is equal to P by 2 and VA is equal to P by, ठीक है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथड। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, ये हमने प्रीवियस सेशन में ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ बीम के केस में। तो इसी मेथड को आपको फॉलो करना है अगर आप ये चाहते हो कि आपका कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो। और यहाँ पर एक्यूरेसी आपका 100% है, गलत होने का चांस तो 0% है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये हमारा आ गया पी बाई टू अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी आ गया आपका पी बाई टू। अब आपको क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ज्वाइंट और ये आपका डी ज्वाइंट है, ये आपका ई है और ये आपका ए है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग उस ज्वाइंट को कंसीडर करेंगे जहां पर आपको सुटेबल ज्यादा हो। ठीक है, अब जैसे मगर मान लिया कि हमने ए ज्वाइंट को कंसीडर किया, अगर ए ज्वाइंट को मैं कंसीडर करूंगा तो एच इक्वल टू जीरो, यानी एक आपका ये मेंबर जिसमें फोर्सेस पता नहीं है, एक मेंबर आपका ये जिसमें आपको फोर्सेस पता नहीं, यानी ये इंक्लाइंड मेंबर, और करेस्पॉन्डिंग एक मेंबर ये है जिसमें हमें फोर्सेस की वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पता करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा हमारा फोर्स आपका इसमें इसमें ये मेंबर, इस मेंबर में और इस मेंबर में तीनों आपके पास फोर्सेस अननोन है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे किसमें सबसे पहले हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस ज्वाइंट पर ए ज्वाइंट पर देखें तो यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तीन मेंबर है और तीन मेंबर एक ज्वाइंट पर कंसीडर पॉसिबल नहीं है टू डायमेंशनल में। तो इससे मेंबर जो कनेक्टेड है उस ज्वाइंट पे चले जाओ। तो ए से बी पर देखें तो बी पर आपका दो मेंबर कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हम लोग बी पर जा सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी आप देखिए, ए से सी मेंबर यानी ए सी मेंबर है और सी से आपका कनेक्टेड है, तो सी ज्वाइंट पर आप देखिएगा 1 2 3 4 5, इसको तो टच ही नहीं करना है क्योंकि 5 नंबर ऑफ मेंबर है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग ए से देखिएगा एफ कनेक्टेड है, तो एफ ज्वाइंट पर चले जाइए। 1 2 3 मेंबर कनेक्टेड है, तो हमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सेम आज लीजिए अगर हम लोग ई ज्वाइंट को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर भी 1 2 3 मेंबर्स कनेक्टेड है। ठीक है, 3 मेंबर कनेक्टेड है तो हम लोग यहाँ नहीं जा सकते। तो देखो आप ई से कौन सा मेंबर, एक ईडी मेंबर कनेक्टेड है, अगर डी ज्वाइंट पर जाएंगे दो मेंबर कनेक्टेड, हाँ तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ बन सकती है। अगर हम लोग ई से सी को देखें तो यहाँ पर एक मेंबर कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये जो सी ज्वाइंट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ मेंबर, सिमिलर टू लाइक एज फ्रॉम व्हेन वी आर सीइंग फ्रॉम द ए। ठीक है, तो सिमिलर आपका ये देख रहा है। ई से एफ देखेंगे तो आपके पास एक मेंबर तो यहाँ पे है, लेकिन एफ ज्वाइंट को अगर देखेंगे
तो यहाँ पर 3 3 है, तो पॉसिबल है नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि आप एक तो बी ज्वाइंट को कंसीडर कर लो या तो आप डी ज्वाइंट को कंसीडर कर लो। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग दोनों कंसीडर करें, ठीक है। तो पहले हम लोग बी ज्वाइंट पर कंसीडर करते हैं, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं दोस्त बी ज्वाइंट को कंसीडर करूंगा तो यहां से आपको ऐसा कुछ मिलेगा, यहां से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि ये समथिंग ऐसा कुछ कि ए ज्वाइंट पर अगर हम लोग देखें यानी बी ज्वाइंट पर, तो यहाँ से बीसी मेंबर कनेक्टेड है, तो हॉरिजेंटल में एक ही मेंबर कनेक्टेड है और इस ज्वाइंट पर कोई लोड नहीं लगा। अगर इस ज्वाइंट पर कोई लोड नहीं लगा है तो इसका मतलब कि अगर हम लोग जब भी इन फ्यूचर में अगर इस ज्वाइंट को कट करेंगे तो बीसी में आपका फोर्स कितना जाएगा, 0, ठीक है। सिमिलर आपका बीए में यहाँ पर कोई लोड लगा नहीं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में लोड लगा नहीं तो इसको आप कितना दोगे, 0 दोगे, ठीक है। सिमिलर आप डी ज्वाइंट पर चले जाओ, यहाँ पर आप देखोगे कोई लोड नहीं तो हॉरिजॉन्टल में भी कंपोनेंट नहीं आएगा, वर्टिकल में भी कंपोनेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से जितने मेंबर कनेक्टेड है यानी दो ही मेंबर कनेक्टेड है, एफ एक्स जीरो एफ वाई जीरो आपने कर लिया, तो दोनों मेंबर में आपके फोर्सेस कितने हो गए, 0 हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एफ ज्वाइंट पर आ जाइए। तो एफ ज्वाइंट पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक कट लगा दीजिए, तो एफ ज्वाइंट आपको ऐसा मिलेगा। और यहाँ से आपको ढेर सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब तक मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया ये कंफ्यूजन सबसे पहले बच्चों में आता था कि सर मैं एफ से तो देख सकता हूँ, एफ सी मेंबर को सी से भी तो देख सकता हूँ। हाँ बेटा देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जरूरी ये है कि जहां से आपको इजी हो। अगर मैं एफ ज्वाइंट को कंसिडर करूंगा तो यहाँ से केवल एक ही मेंबर इस वर्टिकल ज्वाइंट में वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा। अगर मैं यहाँ पर सी पर देखूंगा तो इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट यानी तीन तीन मेंबर हो जाएंगे। तो दोस्त कभी भी हम लोग सी जॉइंट से कंसीडर नहीं करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस वर्टिकल मेंबर। सो ऑलवेज कंसीडर दो जॉइंट्स फ्रॉम विच सिंगल मेंबर कनेक्टेड, चांसेस ऑफ सिंगल मेंबर्स कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस क्या, फुली कॉन्फिडेंस है कि एक ही मेंबर कनेक्टेड है इस डायरेक्शन में, तो आपका जो फोर्स जाएगा इसमें क्या जाएगा, 0, क्योंकि अभी हमने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो फोर्सेस। यानी आपका हो गया एफ, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा सी, यानी एफ सी मेंबर में भी आपका फोर्स कितना जाएगा, 0 जाएगा। अब हम लोग बी ए मेंबर को कंसीडर करते हैं। तो जब भी आप देखोगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा रहा है, तो यानी जब भी आपका कोई भी मेंबर होगा जो ए ज्वाइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो हमेशा डाउनवर्ड लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल मेंबर तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में आएगा ही नहीं, तो ये एक इंक्लाइंड मेंबर है और इस इंक्लाइंड मेंबर का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एंगल देख लेते हैं। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस एल है, ये भी आपका एल है, तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू एल बाई एल, यानी 45 ये भी होगा। सिमिलर आपका 45 ये भी होगा, सिमिलर आपका 45 ये भी होगा, सिमिलर आपका 45 ये भी एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर की जो आपकी ये डायरेक्शन बनेगी, ये जो आपका डायरेक्शन बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी आपका डायरेक्शन बनेगा देखिए, ये जो ए ज्वाइंट पर है, ठीक है, यहाँ पर जो ए ज्वाइंट पर है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, सो नो डाउट जो भी आपका इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा मेंबर का उसमें डाउनवर्ड लगेगा। तो एक ही मेंबर है तो डायरेक्टली हम लोग श्योरिटी कह सकते हैं कि आपका इसमें डाउनवर्ड लगेगा। तो अगर हम लोग इस मेंबर में देखें, एसी मेंबर में अगर ए ज्वाइंट की तरफ जाएगा एक फोर्स की डायरेक्शन तो दूसरा सी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई टू, ठीक है। यानी मतलब दिस यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर ये वर्टिकल गया पी बाई टू और ये आपका डाउनवर्ड गया पी, यानी एफ, यानी इसको इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ए, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर लो, एफ ए सी, और जब इसका कंपोनेंट करोगे तो ये साइन 45 आएगा और दोनों को इक्वल कर लो, तो एफ ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा पी बाई टू और डिवाइड बाई साइन 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी बाई टू और ये अपने आप को कैलकुलेशन करना है, ये 1/√2 आ जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं p/√2, ठीक है, क्योंकि इस 2 को √2 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकते हैं और एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये p/√2 बचेगा। तो कैसा गया ये इस डायरेक्शन में गया p/√2। तो जब हम लोग इसमें देखेंगे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा तो ये p/√2 इधर की तरफ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो हमें क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग देखेंगे p/√2 इंटू साइन 45, ठीक है, p/√2 मल्टीप्लाई बाई साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2,
तो p बाई रूट टू मल्टीप्लाई बाई 1/√2। सो √2 कितना हो जाएगा, p बाई टू आ जाएगा। तो जब आप देखोगे तो ये आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी p बाई टू। इसमें तो जीरो हो गया। सिमिलर आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे इस डायरेक्शन में किया वैसे इस डायरेक्शन में भी आएगा। दिस अपवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब नो डाउट यहाँ पर डाउनवर्ड लगेगा, और इधर भी आपका c की तरफ जाएगा। तो इसका कंपोनेंट इज इक्वल टू p बाई टू। सो दिस डिवाइडेड बाई p बाई टू साइन 45। तो जब आप सॉल्व करोगे ये सिमिलर आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका p बाई रूट टू। ठीक है। जब आप यहाँ पर देखोगे ई एफ मेंबर में, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में, यानी आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो p बाई रूट टू इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका p बाई टू, ये आपका p बाई रूट टू, ये आपका p बाई रूट टू। अब हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, कंप्रेशन होगा कि टेंशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा एसी मेंबर में, तो ए की तरफ जा रहा है और सी की तरफ जा रहा है। कल हमने साइन कन्वेंशन आपको बताया था। तो ये आपका क्या होगा, कंप्रेशन। यहाँ पर देखिएगा जीरो है तो कोई ना तो कंप्रेशन ना तो टेंशन। ठीक है। तो यहाँ पर सी की तरफ जा रहा है और यहाँ पर ई की तरफ जा रहा है, तो ये भी आपका हो गया कंप्रेशन। आप देखिए एफ से दूर जा रहा है, ई से दूर जा रहा है, तो एफ मेंबर में होगा आपका टेंशन। ए से दूर जा रहा है और एफ से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें होगा टेंशन। तो इसमें एग्जाम में कैसा पूछता है, किसी एक मेंबर में दे देगा और पूछ लेगा कौन से मेंबर में कितना फोर्स आपका डेवलप होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि मान लीजिए कि ये आपका कोई एक ट्रस स्ट्रक्चर है। ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या किया, ऐसा कुछ कनेक्ट कर रखा है, ये कुछ ऐसा कनेक्ट कर रखा है ऐसा। ठीक है। और ये कुछ ऐसा कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर उसने ऐसा दे दिया आपको, ये आपका यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट लगा दिया, और यहाँ पर एक उसने रोलर सपोर्ट लगा दिया आपको। ठीक है। और ये आपका एल है, ये भी आपका एल, ये भी एल, ये भी एल करेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर उसने एक मेंबर को यहाँ पर कनेक्ट किया। ठीक है। और एक को उसने यहाँ पर कनेक्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पर नाम दिया उसने ए, करेस्पॉन्डिंग इसको दिया बी, इसको दिया सी, इसको दिया डी, और इसको दिया ई, और इसको दिया एफ, और यहाँ पर उसने फोर्स लगाया पी का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, हर एक मेंबर में फोर्सेस निकालना। कैलकुलेट द फोर्सेस इन ईच मेंबर। ठीक है। तो हर एक मेंबर में आपको फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सेम तरीका हम लोग लगाएंगे, बस आप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ऐसा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब भी आप सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा बेस के परपेंडिकुलर डेवलप होगा। तो या तो इस ए जॉइंट पर, या तो इस डायरेक्शन में डेवलप हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में डेवलप हो सकता है। कैसा डेवलप होगा हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आपका एक हॉरिजॉन्टल आएगा, एक वर्टिकल आएगा। कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होगा, ये वर्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा कि इस डायरेक्शन में, नहीं पता हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपका डेवलप होगा। तो ये आप कैंसिल करिए, ये भी कैंसिल करिए, ये भी। अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर जब भी हम लोग देखेंगे दोस्त, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये पी जो पी लोड लग रहा था डाउनवर्ड। ठीक है। तो ये डाउनवर्ड लग रहा था, तो नो डाउट एक फोर्स ऐसा डेवलप होगा जो कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकल में। ठीक है। तो अपवर्ड में लगेगा तो आपका ए ज्वाइंट पर तो कभी भी अपवर्ड में लग नहीं सकता क्योंकि ये रोलर, लेकिन बी पर आपका हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर लग सकता है। ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी ये कैसा हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा इस बीम पर P इंटू टू एल का, यानी इस सपोर्ट और इस लोड के बीच की डिस्टेंस जो होगा 2L हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक मोमेंट लग जाएगा P इंटू टू एल, यानी ये मोमेंट ऐसा लगाएगा, यानी क्लॉकवाइज लगाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये आपका इंड ए है, ये इंड आपका बी। तो ए और बी पर आपका एक सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होगा। ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन इन द सेंस कि वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो P इंटू टेल का ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी इसको डाउनवर्ड इस तरीके से ले जाएगा, इसको इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींच के रखेगा और इसको इस डायरेक्शन में। आपको ये देखना है तो आपको प्रीवियस सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है। वहां पर हमने ब्रॉडली डिस्कस किया।
तो यहाँ पर m इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रिएक्शन आएगा, m नेट बाई 2l, तो m नेट बाई l, तो m नेट की वैल्यू p इंटू 2l डिवाइड बाई कितना है, l है, तो l टू l कैंसिल इतना हो जाएगा 2p, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो p इंटू 2l डिवाइड बाई l इज इक्वल टू 2p, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में, यानी ये आपका इस डायरेक्शन में कितना डेवलप होगा, 2p का, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में 2p का, ठीक है। और ये हमारा कितना डेवलप हुआ, p का डेवलप हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ये ऐसा हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस प्रॉपरली मिल जाए मुझे समझाने के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्त यहाँ तक समझ में आया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो वगैरह देखा होगा, ठीक है, उसमें हमने काफी टाइम दिया उसको समझाने के लिए, ठीक है। अगर इन फैक्ट फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप जरूर, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, जैसा आपको जो भी सुटेबल पड़े आपको। तो दोस्त अब हम लोग फोर्सेस निकालते हैं, तो देख लेते हैं कौन से मेंबर में आपका जीरो फोर्सेस आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले ज्वाइंट कंसीडर करूंगा, तो अगर ई ज्वाइंट से कंसीडर करें तो 1 2 3 थ्री मेंबर में, तीनों मेंबर में अननोन फोर्सेस नहीं कंसीडर करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ से देखो कौन कौन से मेंबर पे कनेक्टेड है, एक ई से सी कनेक्टेड है, एक ई से डी कनेक्टेड है, और एक ई से एफ कनेक्टेड है। तो आप देखिए जहां पर जो कनेक्टेड है उसको कंसीडर करिए। तो ई से सी अगर मैं जाऊंगा तो सी ज्वाइंट पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ मेंबर है, ठीक है। और एफ पर जाऊंगा तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ मेंबर है, तो कभी भी इसको कंसीडर नहीं करूंगा, कभी भी इसको कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन डी को तो मैं कंसीडर कर ही सकता हूँ। तो डी पर ना तो वर्टिकल लोड है ना तो हॉरिजॉन्टल लोड है, तो ये आपका कितना जाएगा, जीरो फोर्स जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस पी का, ठीक है, इस ई ज्वाइंट का, अब इसमें आप देखिएगा दो फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ये थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, क्योंकि एल बाई एल इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 45। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 45 डिग्री। अब हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्त आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी लोडिंग होगी आपकी इस ज्वाइंट पर, ई ज्वाइंट पर, तो ये वर्टिकल लोड जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक ऐसा मेंबर आएगा जो इसको रेजिस्ट करने के लिए अपवर्ड लगेगा, यानी जो मेंबर का कंपोनेंट आएगा वो अपवर्ड फोर्स जाएगा, यानी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कितना जाएगा, फोर्स अपवर्ड जाएगा। तो ये आपका जो फोर्सेस की वैल्यू होगी एफ सी ई, तो एफ सी ई इंटू साइन 45 इज इक्वल टू पी, तो एफ सी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई साइन 45, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ये हो जाएगा p√2 या √2, ठीक है। जब हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो ये आपका देखिए ये वर्टिकल लग रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो नो डाउट ये आपको इस तरीके से लगेगा। तो p√2 इंटू साइन कॉस 45, तो p√2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 मतलब 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, p का, ठीक है। सिमिलर अब हम लोग एफ ज्वाइंट पर चले जाएं, तो एफ ज्वाइंट पर अभी 1 2 3 मेंबर अननोन फोर्सेस से नहीं जाएंगे इन फ्यूचर कभी भी। हम लोग यहाँ पर सी ज्वाइंट पर जा सकते हैं क्योंकि दो ही मेंबर में अननोन फोर्सेस हैं, ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया सी डी में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा इसका जब कंपोनेंट करूंगा तो ये आपका 45 है, तो सिमिलर आपका ये भी 45 होगा। तो दिस फोर्स, ठीक है, तो सी ज्वाइंट पर एक इधर लग जाएगा आपका p√2, p√2 मल्टीप्लाई बाई cos 45, तो ये आपका cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, सो दिस √2 कैंसिल इज इक्वल टू p, तो यानी इस डायरेक्शन में p आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी आपका p आना चाहिए। तो आप सी ज्वाइंट पर जब आप देखिएगा तो इस वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आपका क्या होगा, इस ज्वाइंट पर इधर जा रहा, तो यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन में आपका कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। जब आप देखिएगा कि इस सी पर ये जो मेंबर है, ये इंक्लाइन मेंबर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो p√2 इंटू साइन 45, तो p√2 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल, यानी p का, तो p का यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है, तो इक्विवेलेंस के लिए हमें p का अपवर्ड भी लगाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, p का, ठीक है। अब हम लोग f ज्वाइंट पर आते हैं। तो एफ ज्वाइंट पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है। इसको करने से पहले आप ए ज्वाइंट पर देख लीजिए, तो ए ज्वाइंट पर दो मेंबर कनेक्टेड है, तो जो ये फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन कोई लग नहीं रहा है, यहाँ पर कोई इंक्लाइन मेंबर है नहीं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जाएगा वो हॉरिजॉन्टल को दे दो। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब इस मेंबर में आपका एक ही तरफ एक फोर्स आएगा,
जो कि इसको बैलेंस करेगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2p की। अगर ये ए की तरफ ऐसा जा रहा तो सिमिलर आपका एफ की तरफ जाएगा। अगर हम लोग ए जॉइंट को देखें तो वर्टिकल को रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं है, तो इस मेंबर में आपका फोर्स कितना जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये भी एंगल आपका 45 ही होगा। तो इसमें हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये पी का डाउनवर्ड लग रहा है, ये आपका पी का कितना लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस फोर्सेस में आपका अपवर्ड लगना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन आपका ऐसा हो जाएगा। देखो पी का डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब अपवर्ड जाएगा। तो इधर भी आपका पी जो भी कंपोनेंट करने के बाद इस मेंबर में वर्टिकल कंपोनेंट करोगे तो पी आना चाहिए। तो एफ बी इंटू साइन 45 इक्वल टू पी। ठीक है, तो एफ एफ पी इक्वल टू पी डिवाइड बाई साइन 45। तो ये आ जाएगा साइन पी डिवाइड बाई साइन 45 यानी पी रूट। ठीक है, तो ये आपका पी रूट टू इंटू कॉस 45 यानी पी आ जाएगा। पी प्लस पी कितना हो जाएगा, 2p। इधर भी आ रहा, बैलेंस हो गया, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारा क्या है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर इन दिस स्ट्रक्चर्स आर एक्सिस्ट दैट आर कैरिंग द जीरो फोर्सेस। ठीक है, ऐसे कितने मेंबर हैं जो कि आपका जीरो फोर्सेस को वो कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो 1 to 3 मेंबर आपके होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट जरूर करना अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट आउट हो तो। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, इवन तो गेट और ईएस में भी पूछा हुआ। तो ये आपका ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक पी लोड लग रहा है, ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ए बी सी डी और करस्पॉन्डिंग ये, और ये डिस्टेंस आपका ऐसा समथिंग है कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये 2 मीटर, और corresponding this is also 2 meter, and corresponding this is also 2 meter, and corresponding this is also 2 meter, यानी 4 4 मीटर दे रखा है। तो यानी हम लोग देखेंगे ये 2 और ये 2, तो इसका मतलब ये एंगल आपका 45 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर ट्रस, इसको बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर ट्रस। ठीक है, जब भी आपका कैंटिलीवर ट्रस हो या कैंटिलीवर बीम हो या कैंटिलीवर कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो हमेशा हम लोग फ्री एंड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्री एंड से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि आपका एक डी जॉइंट आपका फ्री जॉइंट है। तो इसको करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी जो हमने फोर्सेस कंडीशन माना था कि जीरो मेंबर वाला कॉन्सेप्ट कहीं पर है कि नहीं। तो यहाँ पर डी जॉइंट पर देखोगे दो मेंबर कनेक्टेड इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही। सी जॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो हाँ ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। तो सी जॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे तो सी जॉइंट पर आपका ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, कि आपका यहाँ पर सी का वर्टिकल मेंबर है, यहाँ पर कोई लोड वगैरह लग रहा है, तो इसमें जीरो जाएगा। जैसे ही इसमें जीरो गया हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक इंक्लाइंड मेंबर है, और ये आपका समथिंग ऐसा कुछ केस बन रहा है। तो इस मेंबर में हमेशा आपका कितना जाता था, जीरो फोर्सेस जाता था। ये आपका कितना गया, जीरो। यानी यहाँ पर दो मेंबर ऐसे हैं जो अभी जीरो दिख गए, बाकी में कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ये देखें कि ये 45 है और ये 2 मीटर है, तो जब भी हम लोग देखेंगे ये पी का, इस मेंबर का जब आपका वर्टिकल जो आएगा उसको रेजिस्ट करेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसमें जो मेंबर में फोर्स डेवलप होगा वो इस वर्टिकल डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो दिस एफ ई डी कॉस 45 इक्वल टू पी, तो एफ ई डी इक्वल टू पी बाई कॉस 45, यानी ये आएगा आपका पी रूट 2। ठीक है, अब हम लोग देखें यहाँ पर तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी रूट टू इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस 45 हो जाएगा। पी रूट टू इंटू कॉस 45 यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पी की। अगर हम लोग सी पर देखें तो कोई आपका इंक्लाइन मेंबर कनेक्टेड नहीं, तो सी पर जितना ये इधर जा रहा है उतने आपका इधर जाएगा, और सेम आज इट इज ये इधर आएगा, यानी यहाँ पर हो गया पी का। ठीक है, ई ज्वाइंट पर आपका ये रूट पी रूट टू का इधर लग रहा है, ये इधर लग जाएगा सिमिलर, क्योंकि आपका एक लीनियर हो गया, जितना फोर्स इसमें जाएगा उतने फोर्स इसमें जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, पी रूट टू। अगर हम लोग देखें तो ये आपका ई की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन। एक ई की तरफ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन। यहाँ पर डी से दूर जा रहा है, सी से दूर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन। यहाँ पर आपका सी से दूर जा रहा है, बी से दूर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसे हम लोग छोटा छोटा सेशन करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर होते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसको सॉल्व करेंगे।
बस क्या करना, आप इसको ले करके एक बार देख करके वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद खुद ट्राई करिए। नहीं होगा फिर से आप देखिए, फिर से आप बैक करके रिवर्स करके देखिए, ठीक है, जब तक तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है दोस्त, ठीक है, जिसमें हमारा जो टाइम होगा वो बहुत कम लगेगा। और हम लोग जानते हैं जो भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कैलसी अलाउ है नहीं, तो कैलसी अलाउ है नहीं, तो आप क्या करो, जितना कम टाइम किसी भी क्वेश्चन में दे पाओ उतना आपके लिए बेस्ट है, उतने एफिशिएंट होगा। और हमें एग्जाम में एफिशिएंसी बहुत चाहिए इस समय। इवन तो अगर हम लोग एग्जांपल ले लें एसएससी जेई का, ठीक है, तो 200 क्वेश्चंस होते हैं 2 आवर्स में, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन नॉन टेक का होता है और 100 क्वेश्चन टेक्निकल का होता है। और आजकल न्यूमेरिकल पोर्शन भी दे रहा है, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल पोर्शन, और आप ये सोचो कि और हम लोग थ्योरी के बेसिस पे अगर हम लोग क्राइटेरिया कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। एक सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं, ठीक है, एसएससी जेई को टारगेट करेंगे। अभी एक बार फाइनल डिसीजन आ जाने दीजिए डेट का, वैसे तो आ गया है, ठीक है, अक्टूबर लास्ट में। बट हो सकता है कि वो टेंटेटिव हो, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है वो टेंटेटिव हो सकता है उसी टाइम पर हो जाए। डिपेंड करेगा कि कोविड 19 का इफेक्ट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसके बेसिस पे अभी ऊपर नीचे होगा डेट, ठीक है। बट आप लोग के लिए डेट आ गई है तो आप लोग ये टारगेट करिए, ठीक है, इसके बेसिस पे ही एग्जाम होगा। और जितने भी जैसे स्टेट सर्विसेज की अगर मैं यूपीपीएससी की बात करूं, तो यूपी में भी 1 नवंबर की डेट आई है, ठीक है, तो उसको भी आप मान के चलिए कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग नहीं होगा तो हमारे लिए आगे टाइम मिल जाएगा कि हम लोग का प्रिपरेशन और बेस्ट हो जाएगा। बट अभी आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी के लिए हम लोग जो भी एग्जाम आता रहेगा उसके लिए हम लोग अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, वीडियो वगैरह एक सेशन रखा करेंगे उसके लिए कि हम लोग कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं और कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से अपनाएं और कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम हमें लगाना चाहिए और कौन से क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये सारा सेशन हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें आपका टोटली कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सो आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पे आता रहता है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। या और फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, सो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।